Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 19. The topic is abnormal development. You know that कि abnormal development कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है जब डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। कैसे नहीं होगी? जब उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होगी या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। यू नो दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे लाई करती है? दैट लाई इन क्रोमोसोम्स। और अगर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम है तो बिल्कुल ठीक होगा। अगर क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट उसको चेंज कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको टॉक्सिन्स, ड्रग्स या समथिंग इंजेस्ट कर रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से वर्किंग ना करे। ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट से रेडिएशंस एंटर हो, प्रॉब्लम हो, और म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। इन तमाम को कैसे, कौन सी एग्जांपल्स हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बाज़ का ऐसा होता है कि कोई पार्ट नॉर्मल डेवलप नहीं होता। एबनॉर्मल डेवलपमेंट, जब कोई पार्ट नॉर्मल डेवलप नहीं होता तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, कॉजेज हैं, और इन तमाम की स्टडी को हम क्या कहलाता है? टेरेटोलॉजी कहलाता है। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं देयर इज मैनी कॉजेज हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इज नॉट नॉर्मल। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ये जो है ये नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसी को हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। अब एक टर्म डिवाइस की जाती है जिसे हम टेराटोलॉजी के नाम से मेंशन करते हैं। टेराटोलॉजी इसमें हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड देयर कॉज, यानी कि ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट किस तरह से होगी और इसका कॉज क्या है और इसकी वजह क्या है, ये हम टेराटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एनीथिंग विच कॉज एबनॉर्मेलिटी इन द डेवलपमेंट दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक। हम कह सकते हैं एनीथिंग विच कॉज एबनॉर्मेलिटी दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक। जेनिक लफ्ज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। टेराटोलॉजी हम बता चुके हैं कि हम इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो उसमें एनीथिंग, अब वो कुछ सब्सटेंस हो सकता है, कोई फिजिकल कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि केमिकल कंपोनेंट हो सकता है, ये कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मेलिटी कॉज करे, विच कॉज एबनॉर्मेलिटी, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक। तो उस सब्सटेंस को, दैट कैन बी एनी केमिकल, कोई केमिकल पार्ट हो सकता है या फिर कोई फिजिकल चीज़ हो सकती है जो ये काम करवाए। तो केमिकल फिजिकल दोनों चीज़ें हो सकती हैं जो उसमें एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती हैं, जिसको हम टेराटोजेनिक के नाम से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि हमारी बुक में कौन कौन से कॉजेज जो हैं वो एनलिस्ट किए गए हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मेन कॉज हो सकता है दैट इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब ये है कि पेरेंट्स से आगे ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं दैट कैन बी एबनॉर्मल इन क्रोमोसोम्स, एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दैट कैन बी न्यूट्रिशनल डिफेक्ट, इसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि न्यूट्रिशन जो हैं ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका डेफिशिएंसी कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं।
इसी तरह से मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो सकता है, मेटाबॉलिज्म, ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे हम मेटाबॉलिक डिफेक्ट कहते हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट, ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हम सिंपल कह सकते हैं, जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ये एक प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार से हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी जो है वो कॉज हो सकती है। हम वन बाय वन करके तमाम को डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है इनहेरिटेड कॉज। अब देखिए, इनहेरिटेड का मतलब ये है कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती हैं। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं इनसे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं। अब ये बात तो आप जानते हैं कि पेरेंट्स जो हैं इनसे ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होते हैं वो मेनली क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होती हैं, जीन्स मौजूद होती हैं। और ये जो जीन्स हैं, अब इनके अंदर क्या होता है, अलील्स, यानी कि इनके पार्टनर जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो अलील और जीन इसमें मौजूद हैं, यही आगे इनहेरिट प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मतलब लेट्स सपोज, अब एक और चीज़ भी डिपेंड करती है कि इधर दिस जीन इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये भी है कि अगर तो ये होमोजाइगस है तो फिर किस तरह से होगी, किस तरह से ट्रीट करेगी, किस तरह से इन्फेक्ट करेगी। अगर ये हेट्रोजाइगस अलील्स होती हैं तो यानी कि दोनों अलील्स हेट्रोजाइगस इसमें मौजूद होती हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जीनोटाइप हम कहते हैं, हेट्रोजाइगस है तो फिर किस तरह से रोल प्ले करेंगे। और यानी कि ये डिपेंड करता है कि इधर इट इज़ डोमिनेंट अलील उसमें इंटर हो रही है या फिर रिसेसिव अलील है। इन तमाम पे भी ये जो है वो डिपेंड करता है। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस इन द फॉर्म ऑफ जीनोटाइप हम बात करते हैं, और डोमिनेंट रिसेसिव इन द फॉर्म ऑफ अलील्स की बात करते हैं। सिंगल अलील किस तरह से उसमें ट्रीट हो रही है। अब इनहेरिटेड की ही एग्जांपल ले रहे हैं। इनहेरिटेड की एग्जांपल हमारे पास हीमोफीलिया की एग्जांपल हो सकती है, हीमोफीलिया। अब आप जानते हैं कि जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव आप ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है और ये रिसेसिव होती है। अब एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम पे है और ये रिसेसिव ट्रेट है। अब दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और इसमें जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, मेल मोर सफ़र होते हैं या सफ़र मोर, उनमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि मेल में इधर इट इज़ डोमिनेंट, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इधर इट इज़ रिसेसिव, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करती है। क्योंकि मेल के अंदर जो है ये दोनों फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मेल होता है ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, फीमेल की निस्बत देखा जाए। सो हीमोफीलिया इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है। सेम एज इट इज़ फर्दर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया इसमें एग्जाम्पल हो सकती है। इस तरह से एल्काप्टोन्यूरिया एग्जाम्पल हो सकती है। मैनी अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो इनहेरिटेड डिजीजेस में, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं, उसकी एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं। अब नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी आती है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स, देखिए क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी कैसे आ सकती है, ये उस वक्त आएगी जब गैमेट्स एबनॉर्मल बनेंगे। गैमेट्स एबनॉर्मल मतलब ये है कि एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। आप जानते हैं मेल में तो स्पर्म होता है और फीमेल जो है उसमें एग होता है। अब ये दोनों गैमेट्स हैं। अब वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम कहते हैं 23 क्रोमोसोम्स इसमें हैं
और 23 क्रोमोसोम्स इसमें हैं। और आगे जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जो गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि अगर इसमें 24 हों और इसमें 23 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 47, जो कि एबनॉर्मेलिटी है। क्या है? एबनॉर्मेलिटी है। सेम एज इट इज, अगर इसमें 22 हों और इसमें 23 हों, तो उसमें भी एबनॉर्मेलिटी है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर तो क्रोमोसोम्स ज्यादा हो रहे हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है, और अगर क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे हम ये कहें कि एक साइड से अगर 22 आ रहे हैं, दूसरी साइड से 23 हैं, तो टोटल क्रोमोसोम जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। और 45 क्रोमोसोम्स का होना भी प्रॉब्लम है, ये भी एक एबनॉर्मल है। तो इस तरह से एबनॉर्मल जो हैं वो 47, 45, इससे ज़्यादा 48 भी हो सकते हैं, 44 भी हो सकते हैं। जब एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स आते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इनकी फर्दर एग्जांपल्स कौन सी एग्जांपल है और उसके कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एबनॉर्मल डेवलपमेंट ड्यू टू chromosomal aberration, abnormal development due to chromosomal aberration। अब यहाँ पे कॉज हमने लिखा था, क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं। इसमें हमने ये बात की कि जो स्पर्म और एग हैं ये एबनॉर्मल होंगे तो प्रॉब्लम कॉज करते हैं कि स्पर्म और जो एग है ये फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करने से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 45 भी हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं नॉर्मल, 47 भी हो सकते हैं, या फिर इनसे भी ज़्यादा या कम कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। सो इनकी एग्जांपल्स थी हमारे पास, एग्जांपल्स लाइक दैट कि एक फैक्टर है जिसमें हम ये कहते हैं कि कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो दैट कैन बी नोन एज टर्नर्स सिंड्रोम। तो हम उस वक्त इसे टर्नर्स सिंड्रोम के नाम से मेंशन करते हैं। सिंड्रोम बेटा कलेक्शन ऑफ डिजीजेस को कहते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में ऐसा होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, जो एग है इसमें 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, जिनकी वजह से 45 क्रोमोसोम्स के साथ एक जाइगोट जो है वो डेवलप होता है। 45 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं कि उनमें 44 एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और प्लस में एक हम कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है। देयर इज एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 22, और यहाँ पे एग के अंदर जो है वो नॉर्मल हम कहते हैं 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे है? इस स्पर्म के अंदर एबनॉर्मेलिटी है जिसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है। यानी कि 44 तो ऑटोसोमल पेयर्स 22 पेयर्स तो मौजूद हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम नहीं है। सो ऐसे पर्सन्स होते हैं टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, और इनको हम एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, इसका वाई पार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब सेकेंड प्रॉब्लम हम एक और डिस्कस करते हैं, जिसको हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से मेंशन कर सकते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स। अब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी इसी की एक टाइप है। अब इस टाइप में क्या होता है, इसमें ऐसे है कि जो स्पर्म है, स्पर्म वो भी नॉर्मल है,
23 क्रोमोसोम्स के साथ, लेकिन जो एग है, एग में 24 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो इस तरह से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में 47 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और ये 47 क्रोमोसोम्स जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इस तरह से हैं कि 44 तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, जबकि 2 एक्स हैं और वाई मौजूद है। तो इस सिंड्रोम को हम एक्स एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डुप्लीकेशन है वो किसकी है, एक्स क्रोमोसोम्स की है। तो इसमें एग के अंदर एबनॉर्मेलिटी की वजह से क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो कॉज होगा। सो इसी तरह से एक और टाइप भी है जिसको हम जैकब सिंड्रोम के नाम से मेंशन करते हैं। जैकब सिंड्रोम, ये जो जैकब सिंड्रोम है या जैकब सिंड्रोम है, इसकी बात करें तो इसमें ऐसा है कि स्पर्म जो है ये 24 के साथ है। स्पर्म जो है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म जो है दैट इज ऑफ 24, जबकि एग जो है वो हम कहते हैं 23 नॉर्मल के साथ है। अब इसमें बात ये की जाए कि स्पर्म जो है ये एबनॉर्मल है, स्पर्म क्या है, एबनॉर्मल हो जाता है। कि अब इसमें जो जाइगोट बनेगा, अब उसमें भी 47 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 47 क्रोमोसोम्स कंटेनिंग जाइगोट मौजूद होगा। तो जाइगोट इसमें वैसे होने तो 46 चाहिए, लेकिन 47 है। इसमें कंडीशन ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे हैं, 44 नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं प्लस एक्स वाई वाई, यानी कि इसमें जो वाई क्रोमोसोम्स है उसकी डुप्लीकेशन होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई वाई सिंड्रोम से, जैकब सिंड्रोम, कि इसमें जो वाई क्रोमोसोम्स है ये डुप्लीकेटेड आ जाता है। स्टूडेंट, जब भी कोई सिंड्रोम आएगा तो उसमें उस तरह की एबनॉर्मेलिटी भी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की है, इनमें ऐसा होता है कि उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, उनकी डेवलपमेंट में चेंज आएगा। इवन कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके ओवरऑल एबॉर्शन भी हो सकती है, डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, स्टिल बर्थ भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो बहुत से इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें जो है वो कॉज होते हैं। जैसा कि जैकब सिंड्रोम की बात करें तो इसकी सिम्टम्स को हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कुछ सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब चूंकि वाई क्रोमोसोम इसमें ज़्यादा है, तो वाई क्रोमोसोम होने की वजह से इसमें टॉलनेस, यानी कि ये पर्सन जो है वो बहुत लेंथी होगा। टॉलनेस, लेंथीनेस, यानी कि जिसामत जो है वो बड़ी होगी, टॉलनेस होगी। अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर जो होगा वो एंटी सोशल बिहेवियर होगा। एंटी सोशल का मतलब ये लोग जो हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे और ये सोसाइटी से दूर रहेगा, या सोसाइटी वाले लोग जो हैं वो इसको अनलाइक करेंगे। तो इस तरह से एंटी सोशल बिहेवियर हम इसमें कह सकते हैं। मेंटल डिफेक्ट भी हो सकता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं कि इस ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली डिफेक्टेड भी होगा। पर्सन जो है वो अब ओवरऑल अगर इन तमाम सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे कह सकते हैं कि एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल। और ये एबनॉर्मेलिटी आई किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से आती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स जो हैं ये होने के साथ साथ पर्सन जो है वो नॉर्मल सोसाइटी में सस्टेन ही नहीं कर पाते। जब नॉर्मल सोसाइटी में सस्टेन नहीं कर पाते तो ये अबनॉर्मेलिटी जो है वो आ जाती है। तो इसी को हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट ड्यू टू क्रोमोसोम्स जो हैं वो कह सकते हैं, जो इसमें क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट कॉज आता है, ये तो हमने क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस के मुतालिक पढ़ा है। तो नेक्स्ट है कि इसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इन्वायरमेंट में जैसे हमने कहा कि हो सकता है कि फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिफेक्ट जो है, फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें काउंट जो है वो होंगे। अब इन्वायरमेंटल डिफेक्ट्स या फिर फैक्टर्स जो हैं उसमें
मेनली जो है वो आयोनाइजेशन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। आयोनाइजेशन बेसिकली रेज होती हैं, जैसे कि हम बात कर लें एक्स रेज हैं, ठीक है, इस तरह से यूवी रेज हैं। ये रेज इतनी स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जी रेज होती हैं, इनमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये हाई एनर्जी रेज जो हैं दैट कैन डैमेज डीएनए, ये जो है वो डैमेज कर देती हैं डीएनए को। जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, यानी कि बेबी के अंदर जो है वो बहुत सी एबनॉर्मेलिटी आ सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, नॉर्मल पर्सन में कैटरैक्ट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। कैटरैक्ट बेसिकली एक आई डिसऑर्डर है जो कि इन यूवी रेज एक्स रेज की वजह से हो सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंटल जो रेडिएशंस होती हैं आयोनाइजेशन कॉज करती हैं, और ये रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जो कि डीएनए को डैमेज करती हैं, और उस डीएनए के डैमेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। फर्दर हम देखें इसी के अंदर ही, तो न्यूट्रिशनल डिफेक्ट जो हैं वो भी आ जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी इसमें काउंट किए जा सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स कह सकते हैं, या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हैं वो भी एबनॉर्मेलिटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्टूडेंट न्यूट्रिशनल कैसे करते हैं? अब देखें, हम मेनली क्या ले रहे होते हैं, फूड, और फूड में यू नो दैट कुछ टॉक्सिन्स भी मौजूद होती हैं। इस तरह से हम जब ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स के अंदर भी टॉक्सिन्स मौजूद होती हैं। सेम एज इट इज़ इन्वायरमेंट में हम अगर कोई भी केमिकल ले रहे हैं, केमिकल फूड ले रहे हैं या केमिकल समथिंग, वो जो टॉक्सिन्स होती हैं, ये टॉक्सिन्स एबनॉर्मेलिटी जो है वो कॉज करती है। मतलब कि ये नॉर्मल प्रोसेस को होने ही नहीं देती, तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा तो उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी कॉज हो सकती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो वाइटामिन्स होते हैं जो एक फीमेल ले रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये वाइटामिन्स का डेफिशिएंसी होना, डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि इसकी कमी का होना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी होना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट एब्सेंस होना, दैट कैन आल्सो लीड टू एब्सेंस होना, दैट कैन आल्सो लीड टू, ये भी किसकी तरफ लीड करेगा, दैट विल लीड टू एबनॉर्मेलिटी, ये भी एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं वाइटामिन्स हैं, फूड है, इसके अंदर टॉक्सिन्स होती हैं, ड्रग्स के अंदर टॉक्सिन्स होती हैं, ये जितने भी सब्सटेंसेस, कोई ऐसा सब्सटेंस भी जो कि बॉडी के अंदर डिफेक्ट कॉज कर सकता है, तो ये न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स में आएगा, जो टॉक्सिन्स कॉज करता है, यानी कि वाइटामिन्स फूड की वजह से, खाने की वजह से। सो ये एक न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स में आता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसके फर्दर फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मेलिटी कॉज करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एबनॉर्मल डेवलपमेंट, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिक डिफेक्ट। तो अब देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर इसमें कोई इशू आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम मेटाबॉलिक डिफेक्ट के नाम से या मेटाबॉलिक फैक्टर भी कह सकते हैं, जो इसमें प्रॉब्लम कॉज करता है। अब देखिए, नॉर्मल जो है एक पूरी बॉडी की अगर बात की जाए, तो एक पूरी बॉडी जो है इसमें नॉर्मल प्रोसेसेस, ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनते हैं, और उनकी फॉर्मेशन को हमने ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से मेंशन किया। ऑर्गेनोजेनेसिस आप ऐसा कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स, नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स का बन जाना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन अगर इसमें कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट आता है, मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म होता, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो कैसी होगी, एबनॉर्मल होगी। मेटाबॉलिज्म यानी कि एबनॉर्मल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, इसमें बहुत से बॉडी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें काउंट होते हैं। उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर है,
उसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक दैट ब्रेन का स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके जो स्कल है उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, तो बाकी पार्ट्स के अंदर भी एबनॉर्मेलिटी जो है वो आ सकती है, तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट पॉसिबल है। कुछ एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं, लाइक दैट इसमें एक जो है वो माइक्रोसिफेली हो सकता है, माइक्रोसिफेली जो कि जेनेटिकली भी डिजीज होती है, माइक्रोसिफेली। लफ्ज़ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि माइक्रो मीन क्या होता है, स्मॉल। तो सिफेली जो है ये वर्ड कीफा से निकला है और इसका मतलब होता है हेड। तो ये स्मॉल हेडेड ऑर्गेनिज्म जो हैं ये माइक्रोसिफेली में आते हैं। तो माइक्रोसिफेली स्मॉल हेड भी हम कह सकते हैं, या स्मॉल हेडेड पर्सन्स होते हैं वो माइक्रोसिफेली का शिकार होते हैं। सेम एज इट इज़ एक हम पढ़ते हैं क्लेफ्ट पैलेट, एक टर्म होती है क्लेफ्ट पैलेट। ये जो क्लेफ्ट पैलेट है इसमें क्या होता है, अपर लिप फोल्डेड होता है। क्लेफ्ट का मतलब होता है कटा हुआ, और पैलेट का मतलब ऊपर वाला जो हमारी फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी है उसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट मौजूद होता है। अगर तो ये अपर लिप फोल्डेड हो, अपर लिप फोल्डेड हो, तो अगर तो ये अपर लिप फोल्डेड है तो ये क्या कहलाता है, क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं हेयर लिप। हेयर लिप मीन टू से कि जो ऊपर वाला रीजन होता है, लिप होता है, ये इस तरह से इसमें कट सा होता है। तो हम दोनों टर्म्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपर लिप फोल्डेड हो सकते हैं या फिर हेयर लिप की कंडीशन जो है वो भी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम इसमें फिंगर्स की बात करें, फिंगर्स, तो फिंगर्स की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, ये भी हम कहते हैं ज़्यादा या कम हो सकती है। हम इस सेंस में कह सकते हैं, बाज़ का ऐसा होता है कि फिंगर्स नॉर्मल जो होती हैं, यू नो दैट नॉर्मल 5 होती हैं, लेकिन एबनॉर्मेलिटी जो होती है तो वो 5 से या तो फिर प्लस ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर हम कहते हैं 5 से लेस कम हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा या कम होना ये एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ काउंट करता है। बाज़ का तो आपने देखा होगा कि फिंगर्स जो होती हैं ये 5 हैं, तो 5 के साथ एक और नई फिंगर जो है वो ग्रो कर जाती है, या फिर एक जो होती है वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो इस सेंस में ये फिंगर्स का नंबर जो है ये भी अप डाउन जो है वो हो सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, ये भी इसी तरह की एक म्यूटेशंस में कह सकते हैं, या जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी हम बात कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने एबनॉर्मल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है, मेन कॉजेज क्या हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। लाइक दैट इसमें क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम है, आपने टर्नर सिंड्रोम डिस्कस किया। इन तमाम की डिटेल आप चैप्टर नंबर 21 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। एंड यू नो दैट ये मियोसिस में क्रोमोसोम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। तो मियोसिस का टॉपिक भी आप चैप्टर 21 में डिस्कस करेंगे। फर्दर इसमें मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जो एबनॉर्मेलिटी कॉज करवाते हैं। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से डेवलप होती हैं, इनका कॉजेज़ मुख्तलिफ तरह से है। एक छोटे-छोटे एमसीक्यू भी बन सकते हैं, ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता है इन चैप्टर नंबर 19 के अंदर। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।